जब आप शिकार करने जा रहे हैं तब शायद उसके पहले भी पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको शिकार करके ये कल्पना करेंगे कि आज ये जानवर मुझे मिलना चाहिए। मैनिफेस्टेशन। अब इस नक्षत्र में जो बारिश होगी उसका ये नेचर होगा। उसके बाद ये नक्षत्र लगा है, इस नक्षत्र की बारिश का ये नेचर होगा। और सबका नाम था। मेगास्थनीज भी अपने उसमें करते हैं कि पाटलिपुत्र इतना सुंदर शहर था कि पर्सियापोलिस भी उसके सामने कुछ नहीं था। रिमेंस देखे तो पर्सियापोलिस का रिमेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पाटलिपुत्र में देखे तो रिमेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरा ही लकड़ी का बना था। तो उसमें घोड़े पे बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। तो घोड़ा बहुत बाद में आया, क्योंकि ऐतिहासिक काल में हम घोड़े पे बैठना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। तो इस तरह से उसका एक लेयर है, और हर लेयर की अपनी एक कहानी है। हर लेयर, हर पेंटिंग अपनी एक कहानी कहता है। आज हम जिस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जिस तरीके की बात करते हैं कि सोच लिया और वो चीज़ हो गई, बिल्कुल शिद्दत के साथ सोचा और चीज़ हो गई, क्या वो पुराने ज़माने, और मैं अभी के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ, आप चलिए 4000 साल पहले, 2000 साल पहले, क्या वाकई में उस ज़माने में ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती थी? वो लोग कैसे रहते थे और उनके बिलीव्स क्या होते थे? क्या वो एंजल्स में मानते थे कि वो ग्रह नक्षत्रों को मानते थे? किस तरीके का जीवन जीते थे? आज इस पॉडकास्ट में मैं इसी पर बात करूँगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय मंजिल। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपसे पहले भी हमारे दर्शकों की मुलाकात हो चुकी है, और आज इस पॉडकास्ट में भी हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। 1000 साल पहले एक जगह है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, टूरिस्ट प्लेस भी है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिजर्व की हुई जगह भी है। वहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जिनके ऊपर दोबारा से सिंबल्स किसी और संस्कृति ने भी बनाए हैं। तो एक सिंबल सर ना बहुत ध्यान खींचता है, जहाँ पे उन्होंने शिकार के पूरे प्रोसेस को बताया है। तो आप लोग सर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मुझे समझ में आया एक आम जनता के नाते, तो मुझे लगा कि क्या पता को वो शिकार करके आते हों, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए कोई उनका पेंटर हो या जो भी, जैसे भी वो बनाते थे स्केच, वो वहाँ पे ऐसे टाइप करता हो उस तरीके से। आप लोग कैसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। भीमबेटका आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में वो जाना जाता है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उस के अंदर है अभी, और हम उसको प्रिजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। भीमबेटका में एक एक्सकवेशन भी हुए हैं। अच्छा। और भीमबेटका की रिकॉर्डिंग, उसमें जितने भी सेल्टर्स हैं और उसमें जो पेंटिंग्स हैं, उसमें जो लोग रहते थे या उस शेल्टर में जो लोग शरण लेते थे, उनके एविडेंसेस भी हमें भीमबेटका में मिले हैं। और भीमबेटका को हम प्रस्तर काल से हम जानते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो हमें टूल्स, अलग अलग तरह के टूल्स मिले हैं, जो पैलेयोलिथिक टूल भी हैं और मेसोलिथिक टूल भी हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड तक वहाँ पेंटिंग भी की जाती रही है। तो एक बहुत ही लंबा समय रहा है कि भीमबेटका में उस तरह की पेंटिंग की जाती रही है। आप बहुत सारे रॉक्स को देखे होंगे भीमबेटका में, जिसको हम कई बार आगे की तरफ झुका हुआ रॉक है। पेंटिंग भी आपने देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेंटिंग में है। तो सोचते होंगे वहाँ कैसे कोई बना सकता है पेंटिंग? तो क्या किसी ने इसके फोल्डिंग लगाई होगी, उस पे चढ़ के पेंटिंग किया होगा, तो कैसे हुआ होगा वो, और उसमें इन सब विषयों को क्यों समाहित किया गया? जैसा आपने प्रश्न भी किया कि क्या वो शिकार के बाद वो उसका डिपिक्शन किया है या उसको चित्रित किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, और इसकी डेटिंग भी हम करते हैं, क्योंकि एक के ऊपर फिर दूसरा पेंटिंग या तीसरी पेंटिंग, तो जो सबसे पहले जो नीचे के लेयर की पेंटिंग है वो सबसे पहले की होगी, उसके बाद की पेंटिंग उसके बाद की होगी, उसके बाद की पेंटिंग उसके बाद की होगी। तो जैसे जैसे सुपर इम्पोजिशन होता है उसके हिसाब से हम उसका डेट तिथि भी समझते हैं। दूसरा, उसके सब्जेक्ट,
उसके बनाने की टेक्निक, उसमें जो कलर और पिगमेंट यूज किए गए हैं वो क्या, कौन सा पिगमेंट और कलर यूज किया गया है, इन सब चीजों को के दृष्टिकोण को देखते हुए हम उसके समय को भी निर्धारित करते हैं कि ये क्या प्रागैतिहासिक काल की है या उसके चालकोलिथिक समय की है, यानी जब कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज आ गया था उस समय की है, या ऐतिहासिक काल की है। 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब और एक प्रश्न कि बनाए क्यों गए, तो आप आज भी देखेंगे गांव में जब आप अपने कैटल्स को या उसको जब चराने ले जाते हैं तो क्या आप कहीं बैठ जाते हैं, आपके दिन भर वो घास खा के और शाम में फिर आप उसको वापस ले आते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप बैठे बैठे कुछ चित्र बना रहे हैं या कुछ कल्पना कर रहे हैं या कुछ रिचुअल्स वो करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब आप जंगलों में रह रहे हैं तब की बात होगी, जब पैलियोलिथिक तब तो आप शरण ले रहे हैं उसके अंदर, शाम को आके उसमें शेल्टर ले रहे हैं, आप शिकार कर रहे हैं और फिर आने के बाद शेल्टर भी वहाँ ले रहे हैं। तो उस समय की परिस्थितियां अलग हैं, तब भी आप पेंटिंग कर रहे हैं। जब आप शिकार करने जा रहे हैं तब शायद उसके पहले भी पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको शिकार करके ये कल्पना करेंगे कि आज ये जानवर मुझे मिलना चाहिए, मैनिफेस्टेशन। और कई बार आप शिकार करके लाके जब आप उत्सव मना रहे हैं पूरे कम्युनिटी के साथ, उसको खा रहे हैं, उसके बाद भी शायद पेंटिंग करेंगे कि आज ये शिकार हुआ और कैसे हमने शिकार किया, इसका वो मैनिफेस्टेशन वो उसको भी चित्रित कर सकते हैं। जब लोग सेटल हो गए चालकोलिथिक पीरियड में, तो क्या हुआ, वो पहाड़ों से उतर के थोड़ा प्लेन में आ गए, क्योंकि थोड़ी बहुत खेती भी कर रहे हैं, यानी फूड को जमा भी कर रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं, है ना। तो दोनों चीज़ों का जब मिक्सचर होने लगा तो क्या होगा, रिचुअल करने लेकिन वहीं जा रहे हैं क्योंकि वो पहले वहाँ रहते थे। अच्छा, तो पारंपरिक रिचुअल भी वहाँ करेंगे, तब फिर जाके पेंटिंग कर रहे होंगे। तो इस तरह के आपके हाथ के छाप वाले और ऐसे भी पेंटिंग्स आपको मिलेंगे, तो उस तरह की पेंटिंग कर रहे हैं। बाद में जब उस रूट से हिस्टोरिकल पीरियड में जब इन्वेडर्स जा रहे हैं या राजाओं का काफिला जा रहा है या चैरियट जा रहा है, तो जो उसको बैठ के देख रहा है वो फिर उसकी भी पेंटिंग कर रहा है। तो आप देखेंगे कि वो बुलक कार्ट भी चल रहा है और उसमें घोड़े का भी कई बार डिपिक्शंस आने लगता है, वो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। फिर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो उसमें घोड़े पे बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। तो घोड़ा बहुत बाद में आया, क्योंकि ऐतिहासिक काल में हम घोड़े पे बैठना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। तो इस तरह से उसका एक लेयर है और हर लेयर की अपनी एक कहानी है। हर लेयर, हर पेंटिंग अपनी एक कहानी कहता है, चाहे वो शिकार की कहानी हो, चाहे वो रिचुअल की कहानी हो, या उन्होंने जो कल्चर को देखा है या उसकी कहानी हो। तो आज भी जो ट्राइब्स हैं, आसपास के जो ट्राइब्स हैं, या बहुत सारे गोंड में या बहुत सारे ट्राइब में देखेंगे, खास रिचुअल पे पहाड़ों में जाके अपने रिचुअल करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो जाके करते हैं। तो आज भी वो परंपरा ट्राइब में वो निरंतरता में चल रही है। अच्छा सर, वहाँ पे एक मैंने जगह देखी थी जहाँ पे बकायदा बहुत एडवांस मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिखा था कि नीचे हॉल है और ऊपर जाके बेडरूम बना रखा था, क्योंकि वहाँ पे सोने की प्लेस थी। तो उसका लोगों ने, जो वहाँ के गाइड वगैरह थे, उन्होंने ये बताया। तो मतलब आप देखिए ना, कितने साल पहले भी एक सिस्टम था कि नीचे बैठ के बातें करेंगे, गप्पे शप्पे लड़ाएंगे और ऊपर जाके सोएंगे। बेडरूम एक प्रॉपर अलग प्लेस दिया था उन्होंने। देखिए, 2 तरह का है। एक ये जो शेल्टर है, ये सुरक्षा के लिए शेल्टर है। अच्छा। ये एक ऐसा शेल्टर है जहाँ अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ है तो उसको एक आप स्थान दोगे ना, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई जानवर ना आ सके। आप जहाँ से आने का रास्ता है वहाँ शायद आप आग जला देंगे या वहाँ बैरिकेटिंग लगा देंगे, लकड़ी चुन के उसको बांध देंगे। तो इस तरह का आपको रहने के लिए भी शेल्टर, बारिश से भी बचना है, धूप से भी बचना है, आंधी से भी बचना है। तो ये तो ज़रूरत बहुत पहले से थी हमें। तो जब हम टूल बना रहे थे और शिकार कर रहे थे तब भी हमको शेल्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट से भी बचना है, हार्श इन्वायरमेंट से भी बचना है,
और जनरेशन्स, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चे हैं तो उसको भी आपको सेफ जगह पे रखना है, तो इसकी भी ज़रूरत है ना। तो इसीलिए वो अलग अलग शेल्टर्स हैं। अच्छा, कि आप यहाँ भी रह सकते हैं, कुछ और सुरक्षित जगह पे भी आप ऊपर चले गए जहाँ से बहुत दूर तक का व्यू आपको दिखाई दे रहा हो, शिकार करने में आसानी हो। जब आप कैटल्स पालने लगे, है ना, जब आप नीचे रहने लगे, कैटल्स पालने लगे, तो आप रह रहे हो नीचे, खेती जहाँ हो रही है वहाँ आप रह रहे हैं, लेकिन आप अपने जानवरों को घुमाने के लिए आप पहाड़ों में ले जा रहे हैं, आज भी ले जाते हैं, राइट, है ना, आप जंगलों में ले जा रहे हैं, तो भी आप एक ऊंचे स्थान पे बैठ जाते हो और वहाँ से देखते हो कि हमारे जो कैटल्स हैं वो कहाँ रोम कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में शाम को लेके भी आना है वापस। तो इस तरह के परिकल्पना को पहले हमको समझनी होगी कि किन परिस्थितियों में किस जगह पे वो चित्र बनाए गए और उसका विषय वस्तु क्या है, और उस विषय वस्तु के आधार पे उस समय की संस्कृति, उस समय के लाइफ स्टाइल को की परिकल्पना करनी होगी कि वो कैसे वहाँ रहते थे और किन कारणों से उन्होंने पेंटिंग बनाई। अब उसके पिगमेंट्स, उसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं, चाहे वो गेरू का कलर हो, चाहे कई जगह वाइट कलर का भी यूज किया गया, क्योंकि वो हेमेटाइट जो पत्थर होता है वो गेरू जैसा वो आसपास में उपलब्ध था, तो आप उसको उठा के उससे बना सकते हैं, बाद में उसका चूरा करके उसको रंग भी बना सकते हैं और उससे भी निशान डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो लोकल उपलब्ध थी, उन सब चीज़ों का भी उन्होंने प्रयोग किया अपने चित्र को बनाने के लिए। और ये उस समय की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, कला और सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी और जो रिचुअल्स थे, उन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो सिर्फ पेंटिंग एक नहीं है, लेकिन पेंटिंग के बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं जो एक पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्व की जो पढ़ाई करता है वो इस बात को समझने की कोशिश करता है और उस आधार पे पूरा उस संस्कृति के नैरेटिव को बनाता है कि पैलेयोलिथिक एज में जब हम टूल बना रहे थे तो उस समय की कैसी संस्कृति रही होगी और उस समय कैसे लोग रहते होंगे, और फिर धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उस समय क्या रिचुअल्स करते रहे होंगे। इसलिए शेल्टर के एक दो शेल्टर में एक्सकवेशंस हुए हैं और उन एक्सकवेशन में हमें स्टोन टूल्स भी मिले हैं। अच्छा, तो जिससे ये बनाए गए हैं, समझ में आया कि उस समय जो शिकार करने के लिए जो जिस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे थे, वो औजार भी उसमें मिल गए स्टोन के। तो उससे उसकी तिथि क्रम की भी को हम समझ पाए कि क्या तिथि क्रम रहा होगा। तो ये भीमबेटका जैसे स्टोरी है। वैसे ही भीमबेटका जैसे और शेल्टर आपको मिर्ज़ापुर यूपी में भी मिलेगा। आप यहाँ आगरा और उसके फतेहपुर सीकरी के सराउंडिंग्स में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे शेल्टर्स मिलेंगे, वहाँ भी पेंटिंग मिलेगी। तो इस तरह का लगभग हजारीबाग और उसमें भी इस तरह के बहुत सारे पेंटिंग्स उपलब्ध हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी, भीमबेटका में ही जो सिंबल्स बने हैं एक 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 बहुत सारे लेयर्स में, तो कहीं कहीं बहुत पुराने जानवर मैमथ का एक चित्र बना है, कहीं घोड़े का बना है। तो मतलब काल में तो बहुत फ़र्क आ गया। मतलब उन लोगों को पता था कि यहाँ पर आकर ये पेंटिंग्स बनाते हैं, या शायद वो एक एरिया रहा होगा जहाँ शिकार करते होंगे या अपनी कोई महफिल जमाते होंगे एंड वहाँ पर फिर सेलिब्रेट करते हो। तो वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और इतने हम आगे आ गए कि घोड़े वाला काल आ गया। मैंने ये कहा ना कि लेयर्स हैं, तो अर्ली से लेके बाद तक में, यानी वो एक ऐसा जगह बन गया जहाँ वो लगातार बहुत लंबे समय तक वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शेल्टर ले रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं। तो ये एक बहुत लंबी, लेकिन सभ्यता नहीं बदली। नहीं, वो बदली ना, क्योंकि जब आप क्या होता है आप डेवलप करते हैं, सभ्यता शब्द जो है वो बहुत बाद में आता है। क्योंकि जब हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करने लगते हैं तब हम सभ्यता शब्द को, वो एक संस्कृति है जिसको हम पैलेयोलिथिक संस्कृति आप कह सकते हैं, चालकोलिथिक संस्कृति कह सकते हैं, मेसोलिथिक कह सकते हैं। तो वो संस्कृति है। सभ्यता का अर्थ ये होता है कि हम
एक जैसे चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया। हम एक तरह के नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं, एक तरह के स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इंडस सरस्वती को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। लेकिन और चीज़ों को हम संस्कृति कहते हैं, क्योंकि उस संस्कृति की अपनी एक विशेषता होती है, तो वो संस्कृति है। तो इसलिए सभ्यता और संस्कृति में ये थोड़ा सा भेद है ना। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बहुत लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं, जो एक 2 लाख साल तक के डेट जा सकते हैं भीमबेटका और उसके साथ साथ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक लंबा सर एक और मेरे जहन में सवाल था जो मुझे लगता है आप लोग भी रिलेट करेंगे कि इजिप्ट वगैरह में जो ममीज़ मिलती हैं वो इस तरीके से प्रिजर्व की जाती थी, या क्या रीज़न था कि वहाँ पे सिर्फ कंकाल नहीं मिलता था, बहुत सारे और भी अदर रिमेन्स मिलते थे, जैसे बाल भी होते थे कंकाल के, कैसे बाल हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स, स्पेशली क्लोथ जो होता था, और उनके जो ताबूत होते थे वो पूरे बाकायदा पूरे साबुत एक फॉर्म में मिलते थे। बट यहाँ पे अगर हम देखें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पर बहुत कम रिमेन्स हमें मिले हैं। तो इसका क्या प्रिजर्वेशन टेक्निक नहीं थी, या क्या रीज़न हो सकता है? 2 चीज़ें हैं। संस्कृति को सबसे पहले समझना होगा। भारतीय संस्कृति में जो आर्थिक संस्कृति कम थी, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक कल्चर नहीं था भारतीय। भारतीय कल्चर के लोग स्पिरिचुअल थे, उनको एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने अपने उसको बहुत ज़्यादा अपने बरियल सिस्टम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग बहुत सुंदर है, लेकिन उनके बरियल को देखें तो बरियल में वो बहुत ज़्यादा सामान डालते नहीं थे, इसलिए कि उनको ये पता था कि जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट है, ना कि बरियल इम्पोर्टेंट है। वो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन सिर्फ वही है ऐसा नहीं है। जबकि इजिप्ट के अगर संस्कृति को देखें तो वहाँ का जो हैबिटेशन वाला एरिया है वो एरिया इतना डेवलप नहीं है जितना उनके पिरामिड और पिरामिड के अंदर रखी हुई संस्कृति की चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरी बात ये है कि बिलीफ लगभग सेम है, संस्कृति के अपने उस समझ के अलग अलग है। दूसरा प्रिजर्वेशन, क्योंकि जो इजिप्ट और उसके आसपास नाइल के आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा एरिड है, ड्राई है, हीट है, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ प्रिजर्व रह जाती हैं। इसलिए अगर उस रेत में अगर कोई किसी का डेथ भी हो जाता है तो वो वहीं प्रिजर्व हो गया, ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जो उसका स्किन वहीं गर्मी से सूख के प्रिजर्व हो गया, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाता है बॉडी का पार्ट, तो बाकी चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेनफॉल है और वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ जो रिवर का जो कल्चर है वहाँ लगातार बाढ़ आना, और वो तो यहाँ जो चीज़ें अब प्रिजर्व नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी है और पेपर है या चमड़े हैं या इस तरह की चीज़ें यहाँ प्रिजर्व नहीं रह सकती हैं, क्योंकि जैसे ही आप बरी करेंगे, आज भी आप अपने घर में 50 साल 40 साल भी अगर घर को बंद कर दीजिए तो दीमक खा के वो पूरा मिट्टी हो जाता है, लकड़ी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ का जो प्रिजर्वेशन है वो वहाँ के प्रिजर्वेशन से मैच नहीं कर सकता। लेकिन आपको सनौली के एक्सकवेशन में जो कॉफिन के रिमेन्स, चाहे वो डिकम्पोज हो गए लेकिन उस पर कॉपर लगने के कारण बच गया, तो ये क्लियर दिखाता है कि वहाँ जो कॉफिन बन रहे थे उससे कम सौंदर्य बोध यहाँ का नहीं था, उससे कम सुंदर कॉफिन यहाँ नहीं बन रहे थे, तो उनसे कम अच्छी तकनीक हमारे यहाँ नहीं थी। चाहे वेपन्स थे वो भी यहाँ उससे कम अच्छे वेपन्स नहीं थे। तो ये क्लियर दिखाता है कि भले ही हमारे यहाँ सांस्कृतिक अवशेष सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन जितने भी रिमेन्स हैं वो इंडिकेट करता है कि पैरेलल संस्कृति में वहाँ से किसी मायने में कम नहीं था।
वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र पूरा लकड़ी का बना था। ये इसकी चर्चा मेगास्थनीज भी अपने उसमें करते हैं कि पाटलिपुत्र इतना सुंदर शहर था कि पर्सियापोलिस भी उसके सामने कुछ नहीं था। रिमेन्स देखे तो पर्सियापोलिस का रिमेन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पाटलिपुत्र में देखें तो रिमेन्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरा ही लकड़ी का बना था। डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी लकड़ी के बने थे, लकड़ी की फोर्टिफिकेशन था, जिसका एविडेंस हमको बुलंदीबाग के एक्सकवेशंस में मिले हैं। बड़े बड़े लॉग्स हैं सालवुड के, जिसके फोर्टिफिकेशन बने थे। तो सौंदर्य देखिए कि लकड़ी के बन रहे हैं, लेकिन वो सौंदर्य बोध उनका कितना है, आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है और उसको बसाने का टेक्निक कितना खूबसूरत है। तो पैरेलल कल्चर ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं और वहाँ किस तरह के मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं अपने कल्चर में। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तकनीक नहीं थी, हमारे यहाँ बहुत ही डेवलप तकनीक थी, चाहे वो मेटल की तकनीक हो, चाहे लकड़ी के सामान बनाने की तकनीक हो, चाहे यहाँ हर तरह की क्राफ्टमैनशिप बहुत ऊंचे लेवल पे थी। यही कारण है कि मेसोपोटामिया, ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन में यहाँ से लोग शिप से जाके अपने सामान वहाँ बेच रहे हैं या अपने सामान वहाँ दे रहे हैं। क्या कारण है? अगर हमारे यहाँ तकनीक इतनी विकसित नहीं होती तो वहाँ तक सामान तो नहीं जाता ना। इजिप्ट तो नज़दीक था, तो यहाँ से भी सामान वहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी हमारी तकनीक इतनी बेहतर थी। और यहाँ से सी फारिंग करना कितनी बड़ी बात है। यहाँ बोट बनाने की तकनीक बहुत उन्नत थी और यही कारण है कि यहाँ के लोग वहाँ जाके मेलवा की कॉलोनी वहाँ बसी। मेलवा का एक इंस्क्रिप्शन में नाम मिलता है, सारगॉन का एक इंस्क्रिप्शन है मेसोपोटामिया में मिला था। उस इंस्क्रिप्शन में मेलवा का नाम मिलता है और मेलवा को हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ उसको हम पहचान करते हैं। तो यहाँ से लोग वहाँ तक जा रहे थे और हमारे यहाँ की कॉलोनी बहरीन में भी थी, ओमान में भी थी और मेसोपोटामिया में भी थी। तो आप देखिए कि यहाँ से लोग जाके वहाँ, तो वहाँ क्यों बसाएंगे? वहाँ इसलिए बसाएंगे कि उनके पास जो आर्ट है, जो कला है, वो वहाँ के लोग में नहीं है, तभी तो आपको बसने देंगे कि हाँ आप आइए और यहाँ पे आके अपना एक्सप्लोर करिए। एक और सवाल, माया सभ्यता जो थी मध्य अमेरिका और मैक्सिकन इलाके में, ये लोग एस्ट्रोनॉमी में, जिसे हम आज एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, इसमें बहुत यकीन करते थे। तो जब ये इनकी जो कॉलोनीज़ मिली हैं, जो इनके बरियल्स मिले हैं और कॉलोनीज़ मिली हैं, वहाँ पर ये सूर्य, चंद्रमा और जो इनके गॉड्स होते थे उनको भी साथ उनके आइडल्स वगैरह मिले हैं। तो हमारे इधर जो एक्सकवेशन हुए हैं, यहाँ पे कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी को लेकर एविडेंस मिले हैं कि यहाँ के जो सभ्यता थी वो इस चीज़ को कैसे देखती थी? ये कुछ एविडेंस कभी मिले आपको? देखिए, माया में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और जिसका हार्डकोर एविडेंस वहाँ के आर्किटेक्चर में और उसमें दिखाई दे रहा है, उसके समानांतर जब मैंने ये कहा कि समसामयिक समय में हमें उसको देखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये बहुत हाई लेवल पे डेवलपमेंट था। आप मगध में आप आर्यभट्ट से लेके और सबका नाम वेल नोन है ना। तो हम नक्षत्र विज्ञान तो हमारे यहाँ बहुत डेवलप था और ये उस समय से नहीं था, बल्कि वैदिक से जो ऋग्वेद से लेके और नक्षत्र विज्ञान की बात होने लगती है, मैथमेटिक्स की बात होने लगती है। तो हमारे यहाँ बहुत एक लंबी परंपरा है इसकी, और ये अध्ययन, यही कारण है कि हम नक्षत्र को बहुत अच्छे से समझ पाए थे और वैदिक काल में ही, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। हमारे यहाँ बिहार में एक जगह है, पाटलिपुत्र से थोड़ा और आगे एक जगह है खगोल। अच्छा। खगोल का अर्थ ही है कि खगोल यानी खगोलीय उसको अध्ययन करने के लिए वहाँ सेटअप किया गया था। तो आप देखिए उस समय भी खगोल अब सुश्रुत थे। तो उस समय हमारे यहाँ जो सर्जरी है वो, आप बुद्ध की भी सर्जरी की गई थी। तो
इस तरह के एविडेंसेस हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से। मैं एविडेंसेस पे ही बात कर रही हूँ सर, जो आप ये बता रहे हैं ये लिखा हुआ है। एविडेंसेस क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझूं, कौन सी साइट्स हैं वो? जैसे आप हम एक साइट का हम उदाहरण दे देते हैं। हड़प्पन साइट पे तो है ही आपको टाउन प्लानिंग, तो बिना उसके आपको जब तक दिशा का समझ नहीं होगा, मेजरमेंट का समझ नहीं होगा, सूरज के मूवमेंट का समझ नहीं होगा, बारिश और उसकी समझ नहीं होगी, तब तक आप टाउन प्लानिंग नहीं कर सकते। तो टाउन प्लानिंग ये क्लियर इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जिसको हम आज की डेट में थेडोलाइट कहते हैं, कि जिससे आप दिशा को मेजर कर सकते हैं कि किस दिशा में कहाँ जाएगी। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमको हड़प्पन कल्चर में यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता में भी हमें मिलती हैं। और उसके बाद जो बहा जनपद का काल है, उस काल में तो हर जगह उपलब्ध है। अब एक जो लिटरेचर में मेंशन है उसके एविडेंस हमको इंस्क्रिप्शन में भी मिलते हैं कई बार। और कुम्हार की खुदाई में एक पॉटशर्ट पे हमको धनवंतरे लिखा हुआ मिला है। धनवंतरी? हाँ, देवता। हाँ, तो धनवंतरी कौन थे? एक जिनका एक हॉस्पिटल था। तो उस समय सर्जरी के वो महारथी थे। तो एक पॉटशर्ट पे धनवंतरे लिखा हुआ मिला है। ये गुप्त काल का है। गुप्त काल का यानी 3rd-4th सेंचुरी AD। तो उस समय में भी हमको पॉटशर्ट में और वो उसके एक रिमेन्स भी मिले हैं, तो संभवतः वो हॉस्पिटल रहा हो। अच्छा। तो वैसे ही बुद्ध के समय राजगीर में एक केव है जहाँ हम ये कहते हैं कि यहाँ शायद बुद्ध को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो यहाँ दिखाने आते थे। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी जगहें हैं और जिसको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के तौर पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और वो लिटरेचर में भी उसके उल्लेख है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों का बिलीफ नहीं था या इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तो जैसे माया कल्चर में हमें दिखाई देता है, तो वैसे हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से और उससे बहुत हजारों साल पहले से हमारे यहाँ हो सकता। और ये लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कैसे कैलकुलेट करते थे? बिल्कुल। आप तो ये तो आप महाभारत में भी आपने देखा होगा। हाँ, राइट। तो हमारे यहाँ तो ये कैलकुलेशन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, ग्रहों की गणना। और इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये ग्रहों की गणना ये शुरू हो चुकी थी, या वो हमारे ट्रेडिशन में आ चुका था। अभी अगर थोड़े दिन पहले की बात करें, यानी 10-20 साल पहले की बात करें, जब मेरी मदर अलाइव थी, तो चूँकि वो खेतियर फैमिली से भी आती थी, तो उनको ये याद था कि अभी ये बारिश हो रही, बारिश की बूंदें वो पहले बता देती थी कि अभी 4 दिन बाद अब ये बारिश होगी, इसका नाम है हथिया, यानी ये मोटी मोटी बूंदें पड़ने वाली हैं। अच्छा। उसके बाद आएगा कनमा, यानी उसके बाद बहुत तेज बारिश आएगी लेकिन बूंदें छोटी होंगी। उसके बाद तो पूरी सीरीज उनको पता था कि ये मौसम के बाद अब ये बारिश आएगी। इवन बूंद की साइज क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा खेती पे, बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, वो बिना किसी पढ़े लिखे का ऐसे कैलकुलेशन करके बता देती थी। तो हमें याद है कि हमारे श्रुतियों में जो ज्ञान परंपरा है वो कैसे डेवलप हो रही थी, और कैसे लोग, चाहे वो बहुत पढ़े लिखे भी ना हो, उनको भी पता था, उनको भी ये ज्ञान था। तो मुझे आज भी याद है कि वो बहुत अच्छे से मुझे याद है कि वो कैसे बताती थी हमें कि इसके बाद अब ये बारिश, अब ये नक्षत्र लग गया, अब इस नक्षत्र में जो बारिश होगी उसका ये नेचर होगा। उसके बाद ये नक्षत्र लगा है, इस नक्षत्र की बारिश का ये नेचर होगा, और सबका नाम था। तो ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत गहरे तक है। सर, बहुत ही शानदार रहा ये पॉडकास्ट। और जैसा हमने भीमबेटका के बारे में बात किया, मैनिफेस्टेशन पे बात किया, और पुरानी सभ्यता में कैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड करते थे, काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।